वेलकम टू एडुकेशन। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का 9th चैप्टर हेरिडिटी। तो इसको हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है कि ये फादर और मदर हमने लिए हैं। फादर का कलर ब्लैक है एंड फादर हाइटेड है, और जो मदर है मदर फेयर है और उसके साथ ही वो शॉर्ट हाइट की है। अब मदर ने जो गैमेट्स दिए हैं वो 22+X है एंड फादर ने जो दिए हैं वो इस बार 22+Y है। तो उससे जो ऑफस्प्रिंग बना है वो 44+XY मीन्स बॉय बना है। तो ये जो बॉय बना है ये हाइटेड है लेकिन फेयर कलर का है, यानी कि मम्मी के भी कैरेक्टर्स आए हैं और पापा के भी आए हैं। तो दोनों ही उसमें पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आए हैं। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से बच्चे में आते हैं, यानी कि जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहे हैं, ऐसे कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड कैरेक्टर्स बोलते हैं। दूसरा, उसके पास कर्ली हेयर्स भी हैं और ब्लू आईज भी। ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं कि जो पेरेंट्स में थे ही नहीं, यानी कि ये नए कैरेक्टर्स हैं। तो इन कैरेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? एक्चुअली ये वेरिएशंस हैं जो कि बच्चे में हैं। अभी हम आगे समझेंगे इनहेरिटेड कैरेक्टर्स और वेरिएशन। अब हम देखते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि वो कैरेक्टर जो पेरेंट्स से जाते हैं बच्चों के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेड कैरेक्टर्स मींस रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स। ये कैरेक्टर्स बेसिकली डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं और हम कह सकते हैं कि जर्म सेल के अंदर होते हैं। तभी ये कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएंगे, अदरवाइज वो नहीं जाएंगे। सो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स। सेकेंड होते हैं हमारे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो हम अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। जैसे कि मुझे कुछ हुआ है, मुझे चोट लगी, एक स्कार मेरे हाथ पर आ गया, तो वो मेरे इसी लाइफ तक रहेगा, वो अगली जनरेशन में नहीं पास ऑन होगा। तो ऐसे कैरेक्टर जो सिर्फ एक ड्यूरिंग लाइफ टाइम हम एक्वायर करते हैं और इसी लाइफ तक रह जाते हैं, मीन्स नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाते, और ये सोमैटिक सेल के ऊपर होते हैं, सोमैटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। थर्ड है हमारी वेरिएशन। वेरिएशन अभी हमने देखा था कि बच्चे के कर्ली हेयर्स आए थे और ब्लू आईज आई थी, तो वो वेरिएशन थी। वेरिएशन मींस माइनर डिफरेंसेस बिटवीन ऑफस्प्रिंग्स एंड पेरेंट्स, इसको हम वेरिएशन बोलते हैं। अभी हम डिटेल में वेरिएशन को ही थोड़ा पढ़ेंगे। अभी हम वेरिएशंस के टाइप देखेंगे। वेरिएशन दो केस में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। एक है, पहला केस है हमारा वेरिएशन इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकेंड है हमारा वेरिएशन इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वायरल वेरिएशन आती है वो बहुत ही माइनर होती है। वो तब होती है जब माइटोसिस के समय डीएनए की कॉपिंग होती है और उस कॉपिंग के टाइम पर ही कुछ मिसमैच हो जाता है, जिसकी वजह से वेरिएशन आ जाती है। सेकेंड है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मैक्सिमम वेरिएशन होती है। क्यों? क्योंकि इसमें दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशन ज्यादा से ज्यादा होती है। अभी हम वापस हैं, ये एग्जांपल हमें एनसीईआरटी में दिया गया है। इसमें हमने देखा है कि एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया में फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ है, उसमें कुछ चेंजेस आ गए, मीन्स कुछ वेरिएशन आ गई। अब ये वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होती है। फिर आप आगे भी बना सकते हो, दूसरे से तीसरे जनरेशन में, मीन्स जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन होती जा रही है और ये वेरिएशन एक्यूमुलेट होती जा रही है। जो छोटी सी वेरिएशन थी, जो एक सिंगल इंडिविजुअल में आई थी, वो आगे जाके बहुत सारे इंडिविजुअल्स में आ जाएगी, इसलिए हम क्या बोलेंगे उसको? एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। यहाँ पर अगर ये वेरिएशन अब यूजफुल है, माना कि जो ये वेरिएशन बैक्टीरिया में हुई थी, तो ये एक ऐसी वेरिएशन होती थी जो नॉर्मल टेम्परेचर से कुछ ज्यादा टेम्परेचर बियर कर सकता है, सहन कर सकता है, यानी वो हीट को अच्छे से झेल पाता है। तो फिर क्या होगा? जब कभी भी हीट वेव्स चलेंगी तो उस टाइम पे ये बैक्टीरिया अच्छे से सरवाइव कर लेगा नॉर्मल बैक्टीरिया के कंपैरिजन में, यानी कि इसमें सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हैं। तो ऐसी वेरिएशन जिसमें कि सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी कि ये यूजफुल हो गई ना ये वेरिएशन, तो उसके सर्वाइवल के लिए, तो ये वेरिएशन हमारी क्या है? यूजफुल वेरिएशन। तो वेरिएशन हम सोचते हैं ना कि हमेशा वेरिएशन हार्मफुल होगी, नहीं। अभी हमने देखा इस केस में वेरिएशन क्या थी? यूजफुल थी। अभी हम कुछ थोड़ा बहुत ग्रेगर जॉन मेंडल्स के बारे में जानते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 में हुआ था और उनकी डेथ 1884 में हुआ था। तो आप इस साल से भी देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन थोड़ा कर सकते हैं। 1822 में उनका जन्म हुआ था। अब उनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं।
जो भी जीन की स्टडी हुई थी, जो भी शुरुआत किया था वो मेंडल्स ने ही किया था, तो इसीलिए हमको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। फिर उन्होंने डिस्कवर किया था कि कैसे कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, मीन्स इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सबसे पहले उन्होंने ही बताया थी जो कैरेक्टर्स आते हैं पेरेंट्स से बच्चों में कैसे जाते हैं। उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस भी दिया है। जितने भी हम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं वो सभी इन साइंटिस्ट ने ही दिए थे। और जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल उन्होंने चूज किया था, जिस पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, वो था गार्डन पी, और उसका बोटेनिकल नेम है पाइजम सटाइवम। आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एजुकेशन के बारे में थोड़ा उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने मैथ्स और साइंस दोनों में ही एजुकेशन लिया था, दोनों ही उन्होंने पढ़े थे। और उन्होंने जो अपनी पढ़ाई की थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ वियन, एक मोनेस्ट्री से की थी जो यूनिवर्सिटी ऑफ वियन का पार्ट था। फिर उसके बाद वो भी टीचर बनना चाहते थे, लेकिन वो टीचिंग एग्जाम में फेल हो गए थे। इसकी वजह से उनको वापस मोनेस्ट्री वापस आना पड़ा था, और वहीं पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट, जो वहाँ पे गार्डन था, वहीं पर दोनों अपनी मैथ्स और साइंस की एजुकेशन को ब्लेंड करके उन्होंने स्टडी करना शुरू किया। गार्डन में बी प्लांट्स उगाए, और उसके बाद उन्होंने दोनों को ब्लेंड करके अपनी एजुकेशन पूरी, अपनी नॉलेज को ब्लेंड करके ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस उन्होंने दिए थे। तो ये उनकी लाइफ हिस्ट्री है जो कि हमारे एनसीईआरटी में दी हुई। अभी हम कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे जो कि हमारे इस चैप्टर में यूज होने वाली है। तो सबसे पहले आता है जीन। मेंडल्स ने जिसको क्या बोला था, फैक्टर्स बोला था। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, ये डीएनए सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। जो क्रोमोसोम्स के छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं उन्हीं को हम जीन बोलते हैं। और ये जितने भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं कि कोई हाइटेड होगा, डार्क होगा, पेयर कलर होगा या कैसे होगा, वो सारे ही एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है, जीन कंट्रोल करता है। बाद में हमारा सेकंड आता है अलील। अलील क्या होता है, एक्चुअली इट इज अ टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्रोमोसोम्स पर जीन है, आमने सामने दो जीन रहते हैं। इनकी दो फॉर्म है, एक पर कैपिटल टी है और दूसरे पर स्मॉल टी है। मीन्स अल्टरनेटिव फॉर्म होती है जिसके ऊपर की हमारे कैरेक्टर्स डिपेंड करते हैं। उन्हीं अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम अलील कहते हैं। तो अलील ही हमारे एक सिंगल ट्रेट्स को कंट्रोल करता है। यहाँ पर हमने कभी कैरेक्टर्स यूज कर रहे हैं और हमें कभी हम ट्रेट्स करते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको समझेंगे। हाइट हमारा एक कैरेक्टर्स है। ओके, हाइट हमारा एक, इसी तरह से हमारा कलर क्या है, कैरेक्टर है। लेकिन हाइट में कोई पर्सन टॉल भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है। तो टॉल और डार्क उसके दो वेरिएशन है, हाइट के दो वेरिएशन है। तो जो ये वेरिएशंस होते हैं इनको हम ट्रेट्स बोलते हैं, लेकिन कैरेक्टर्स क्या है, हाइट। तो ये टॉल और डार्क ये कंट्रोल करते हैं अलील्स। अलील्स पे डिपेंड करते हैं कि बंदा टॉल होगा या डार्क होगा। लेकिन हाइट, कैरेक्टर्स, ये सब हमारे क्या है, जीन पर डिपेंड करते हैं। तो जीन की ही टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, अलील्स बोलते हैं। जब ये अलील्स आपस में कंबाइन करते हैं, जैसे कि कैपिटल टी के साथ भी कंबाइन कर सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ भी कंबाइन करता है, तो वो क्या बनाते हैं, जीनोटाइप। हम बोलते हैं ना जीनोटाइप क्या है, ये इस तरह से जीनोटाइप्स। तो जब सेम टाइप होता है, माना कि यहाँ पर हमारा कैपिटल टी ही आ जाता है, तो यानी कि कैपिटल टी दोनों सेम टाइप के एलील्स आ जाते हैं अगर, तो वो हमारा होमोजाइगस कंडीशन होती है। इसी तरह से अगर दोनों सेम टाइप के स्मॉल टी में भी आ जाता है तो भी वो हमारा होमोजाइगस, मीन्स अगर सेम है तो हम उनको क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। और अगर ये हमारे अलग टाइप के हो जाते हैं कि एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो जीन डीएनए का सेगमेंट है, अलील्स जीन की ही दो फॉर्म्स है जो कंट्रोल करती हैं कैरेक्टर्स, ट्रेट्स को कंट्रोल करती हैं। उसके बाद अलील्स से जब दो डिफरेंट टाइप्स के अलील्स कंबाइंड होते हैं तो वो जीनोटाइप बनाता है। तो जीनोटाइप में हमारा होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी। होमोजाइगस से सेम टाइप के अलील्स मिलते हैं तो होमोजाइगस होता है, और डिफरेंट टाइप के अलील्स मिलते हैं तो हेट्रोजाइगस होता है। अभी हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी लेते हैं, फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है, एक फिजिकल अपीयरेंस है जो जिससे पता चलती है जीनोटाइप। अभी हमने जीनोटाइप पढ़े हैं। जीनोटाइप मीन्स जब दो अलील्स एक साथ आते हैं तो उसको जीनोटाइप बताते हैं। जैसे कि कैपिटल टी दो अलील्स टी अलील्स साथ में आए और कैपिटल टी जीनोटाइप दिया। अब ये जीनोटाइप ये बताएगा कि प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है।
तो ये जीनोटाइप डिपेंड करता है कि वो कैसे बनेगा, वो फिजिकली बाहर से कैसे लगने वाला है, छोटा लगने वाला है या बड़ा लगने वाला है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, जीनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या है, फिजिकल अपीयरेंस, जो जिसकी वजह से आता है, ये आता है जीनोटाइप की वजह से। फिर है पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर हम अभी मेंडल्स लॉ करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो पनेट स्क्वायर ये प्रिडिक्ट करता है कि किस रेशियो में फिनोटाइप्स बनेंगे और जीनोटाइप्स बनेंगे। मींस कितने, अगर हमने 4 प्लांट्स बनाए हैं तो उसमें से कितने फिनोटाइप्स होंगे, कितने टॉल होंगे, कितने ड्वार्फ होंगे, उनका जीनोटाइप कैसे होगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो ये सब प्रिडिक्ट कौन करता है, ये हम किसकी हेल्प से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पनेट स्क्वायर की। फिर F1 जनरेशन भी हम देखेंगे। फर्स्ट फीलियर जनरेशन बोलते हैं, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन बनती है उसको हम F1 जनरेशन बोलते हैं। F2 जनरेशन हमारी सेकेंड जनरेशन होती है। तो फर्स्ट जनरेशन F1, सेकेंड जनरेशन F2। हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में मेंडल्स लॉ पढ़ेंगे, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और अपना ये चैप्टर फिनिश करेंगे। थैंक यू सो मच।